वेलकम। हम क्लास 7th कर रहे हैं आईआईटी पियर्सन बुक की और आईआईटी फाउंडेशन कोर्स ये चल रहा है और अब मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 3 के लिए आप क्लास 6 वाली वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको हिंट मिल जाएगा। अब हम चैप्टर 4th करते हैं जिसका नाम है इंडिसेस। 2 है, ओके। 2 को मैंने ऐड कर दिया 2 से ही। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं ऐसे, ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। फिर अगर मैं ऐसे ही 2 + 2 + 2, ओके, मैंने 2 को ऐड करवा दिया है ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2। ओके, इससे हमें ये पता चला कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 2 को 4 बार ऐड करवाया। ओके, इसका मतलब कि हमने रिपीटेडली ऐड करवा दिया 2 को। ओके, अब अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ क्या आता है? 8। और अगर मैं 2 को 2 से ऐड करूँ 4, 4 को 2 से ऐड करूँगा 6, 6 को 2 से ऐड करूँगा 8। ओके, दोनों से। इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं उसका मतलब यही होता है कि हमने उस चीज़ को रिपीटेडली ऐड करवाया है। एन अगर हमारे पास है कोई भी नंबर, उसको अगर हम यहाँ पे x टाइम्स ऐड करते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई n। जैसे यहाँ था हमने 2 को 2 से ऐड करवाया, ओके, 2 बार 2, सो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट है अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए, अभी क्या करवा रहे थे? ऐड, बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाए तब क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 ओके। ऐसे अगर फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करें हम 2 × 2 × 2, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 3। ओके, इसको हम ऐसे अगर 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, फिर क्या आ जाएगा? 2 n। ओके, सो ये 2 क्या है? 2 को बोला जाता है बेस, ओके, और n को बोला जाता है एक्सपोनेंट। ओके, या फिर हम इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, और इस पूरे को क्या बोला जाता है? nth पावर ऑफ 2। इस चैप्टर में हम इन्हीं से रिलेटेड लॉज को पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया है। चैप्टर 4 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ओके, लॉज ऑफ इंडिसेस में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ओके, जैसे हमारे पास एक है a⁻m, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया a⁻n से, तब क्या होता है? a⁻m+n। ओके, जो हमारी पावर्स होते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोले वो ऐड हो जाते हैं अगर हमारे पास ये क्या हो? मल्टीप्लाई में हो। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास 2⁵ है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है मुझे 2⁵7। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ए हमारे दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे बेस है हमारा, इसको बेस बोलते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, जो बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों में। ओके, अब हमें क्या लिखना है? 2 जो बेस है उसको वैसा का वैसा, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इनको ऐड कर देंगे 5 + 7। ओके, सो ये हमारा बन गया 2⁻12। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3/4⁻6 मल्टीप्लाई 3/4⁻1 है यहाँ पे, इसलिए हम लिखते नहीं है, और 3/4 यहाँ पे 3। अब यहाँ आप बोलोगे कि ये तो 2 बार ही था, बट यहाँ पे ये 3 बार आ रहा है। अब भी यही सेम रहेगा। ओके, चाहिए कितने टाइम्स भी हो। ओके, अब यहाँ पे 3/4 जो हमारा बेस है उसको लिख दो, और जितने भी हमारी एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर दो। अब जैसे 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। ओके, 6 + 1 प्लस ये क्या है? 3। ओके, सो हमारा ये क्या बन गया? 3/4⁻6 + 1 7 + 3 10। ये एक हमने लॉ पढ़ी। अब हम क्वोशंट ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वहां पे प्रोडक्ट था, इसका मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्वोशंट है, इसका मतलब डिवीजन। अगर हमारे पास है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, इसको कैसे लिखा जाता है? a⁻m - n। ओके, वहां पे
ऐड हो रहा था एक्सपोनेंट्स का, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵ इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2⁵ माइनस 3, और वो क्या हो जाएगा 2⁵2, क्योंकि 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 2 बचता है। ओके, अगर ऐसे डिवाइड करना हो हमें 2⁵, कोई भी एक्सपोनेंट है और 2⁵, या फिर 2 के अलावा भी कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 5⁵3 डिवाइड बाय 5⁵1। ओके, सो इसको भी कैसे करेंगे? 5⁵3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 5⁵2। ये लो है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें अगर ऐसे कभी भी डिवाइड करवाना हो, और ऐसे हमने करवाया भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में। ओके, वहाँ पे हमें क्या करना होता है? जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करना है एक्सपोनेंट को। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो यहाँ पे ए है, ये दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करेंगे लो को। और अगर हमारे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1/a⁻n, उसको हम कैसे लिख देते हैं? a⁻n। ओके, या फिर ऐसे लिखा हुआ है a⁻n, उसको हम लिख देते हैं 1/a⁻n। ओके, ये सेम है, इक्वल है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए a। ओके, और जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5⁻³ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5⁻3। जो ये -3 एक्सपोनेंट में ये +3 बन जाता है। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तब हमारे पास प्लस है माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, पावर ऑफ अ पावर, अगर हमारे पास ऐसे है a⁻m और फिर n, ये क्या हो जाएगा? a⁻m मल्टीप्लाई n। इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, जैसे कि पहले ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं 7⁵5 और फिर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे 7। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको कैसे सोल्व करना है? यहाँ पे सिंपल है, हमें 7 को ऐसा कैसे लिख देंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से एक्सपोनेंट में। ओके, सो ये क्या आ गया? 7⁵35। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और नंबर है, हम उसके लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे रैशनल नंबर ले लेता हूँ 6/7, और फिर उसके बाद ⁻³ और फिर यहाँ पे 5। ओके, अब क्या करेंगे हम? 6/7 ऐसा कैसा, फिर ब्रैकेट 3 को 5 से मल्टीप्लाई। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 15। ओके, सो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 15। ये बहुत जगह यूज होता है। ओके, ये जितने भी लॉज है इंडिसेस की, ये बहुत ज़्यादा यूज आती है। और आप जैसे पहले आपने चैप्टर्स किए, उनमें भी आपने देखा होगा कि इनका काफ़ी यूज होता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5⁻² और फिर हमारे पास है यहाँ पे 3। ओके, सो ये क्या बन जाएगा हमारा? 5⁻² मल्टीप्लाई 3। ओके, 5 और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2⁻² और फिर 2। ओके, इसको हम क्या करेंगे? 2 और ये यहाँ पे एक्सपोनेंट में 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो गया? 2⁻4। 2⁻4 क्या होता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो गया? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ओके, ये हमारा 16 आ गया। अब अगर हम इसको ऐसे करें, 2⁻2 क्या होता है? 4। ओके, और 4⁻2 क्या होता है? 16। सेम ही आया। ओके, सो यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर अगर आप ऐसे निकालोगे तब भी वही आएगा, और अगर आप इस लॉ का यूज करके निकालोगे तब भी वही आएगा। ओके, अगर हमारे पास डिफिकल्ट टर्म्स आ जाती है,
बड़ी टर्म्स आ जाती है उसमें हम लॉस का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ फिर हमारा जो कैलकुलेशन है इजी हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें जैसे अगर हमारे पास ऐसे है ए और यहाँ पे बी। ओके, और इनकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो क्या है, ए बी रेस टू यहाँ पे एन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू एन मल्टीप्लाई बी रेस टू एन। जैसे हमारे पास 6 है, 6 रेस टू 2 है हमारे पास। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं और फिर रेस टू 2। और इसको फिर अलग से हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2। ओके, अब अगर 6 रेस टू 2 को सोल्व करें तब हमारे पास क्या आता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। और अगर इसको हम ऐसे भी सोल्व करेंगे तब भी देखो क्या आता है, 2 रेस टू 2 4 और 3 रेस टू 9। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 36। आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ब्रैकेट मतलब जो हमारी लॉ अप्लाई करने के बाद अगर सोल्व करो तब भी वही आंसर आएगा। ओके, इसी वजह से हम क्या करते हैं बहुत बार, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में ऐसे दी होती है हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 32। जो ये 32 है ये 2 रेस टू 5 होता है। ओके, अब ये कैसे पता चला, जैसे कि हमने 2 रेस टू 4 निकाला था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। अब इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ये ऐसे आया। इसको हमने कैसे लिख दिया, 2 रेस टू 5। ऐसे 243 क्या होता है, 3 रेस टू 5। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाया ऐसे ही हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, अब यहाँ क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और रेस टू 5। और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 6 रेस टू 5। सो यहाँ पे हमने पावर ऑफ प्रोडक्ट जो हमारी लॉ है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कोई भी दो प्रोडक्ट में थे हमारे पास नंबर्स, और उसको हमने क्या किया ऐसे लिख दिया है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। ओके, अगर a बाई बी, ओके हमारे पास ऐसे है, और इसकी पावर हमारे पास है n, ओके रेस टू n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू n डिवाइड बाय b रेस टू n। ओके, इसमें हम इनको सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लाई में कैसे था, अगर हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर है a b और उनकी पावर है n, ओके रेस टू n एक्सपोनेंट n है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू n मल्टीप्लाई बी रेस टू एन। ओके, इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज ऐसे होता है जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर यहाँ पे हमारे पास कोई भी पावर है जैसे 2, एक्सपोनेंट हमारा 2। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन लॉज की हेल्प से, 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2। ओके, ऐसे यहाँ पे डिवाइड में भी अगर हमारे पास 2/3 है, ओके रेस टू n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू 2, यहाँ पे n है ना, n की जगह मैं 2 ले लेता हूँ। ओके, सो ये 2 रेस टू 2 और यहाँ पे 3 रेस टू 2, इसको हमने अलग अलग करके ऐसे सोल्व कर दिया। ओके, अगर इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ऐसे सोल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। सो बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती है, कई बार हमारे से ऐसे अगर हम सोल्व करते हैं तब इजी होता है, कई बार ऐसे सोल्व करते हैं तब इजी होता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम यहाँ पे होता है। ओके, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6/7 5/3, और यहाँ पे ये है रेस टू 5 और ये भी है रेस टू 5। ओके, ये अलग अलग लिखे हुए है, बट हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/7, और ये हो गया रेस टू 5, और यहाँ पे 5/3 रेस टू 5। ओके, अब यहाँ पे इस लो का यूज करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/7 यहाँ पे डिवाइड 5/3,
और इस पूरे पे हमारा ये 5 हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट। अब कैसे कर सकते हैं हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं 6/7। अब ये क्या होता है, ये 3 सबसे ऊपर चला जाता है और 5 फिर उसके नीचे। ओके, सो ये 3 और ये यहाँ पे 5 और हमारा जो रेस टू 5 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। ओके, अब इसको हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 7 को 5 से करेंगे 35 और रेस टू 5। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम 6/7 रेस टू 5 उसकी वैल्यू निकालते हैं, 5/3 रेस टू 5 की वैल्यू निकालते हैं, फिर उन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अब 18 और 35 इनको डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद रेस टू 5 निकाल लेंगे। ओके, सो यहाँ से ये यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल हो गई। ओके, इसीलिए इन लॉज का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस में। a बाई बी होल रेस टू n माइनस एन इक्वल टू b बाई ए होल रेस टू n। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखें कि a बाई बी है। ओके, बट यहाँ पे हमारे रेस टू जो है वो माइनस में है, माइनस एन, और यहाँ पे b बाई ए है और रेस टू n जो कि है पॉजिटिव। अब जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 5/2। ओके, और इसको मैं रेज टू -2 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 5 रेज टू -2 हो, उसको हम कैसे लिखते हैं 1/5 रेज टू 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये आपको बताया था। इस यहाँ पे हमने यही सेम ही लिखा है ऐसे। अब ये 5 है। ओके, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/2 और यहाँ 1। अब अगर यहाँ पे 2 यहाँ डिवाइड में अगर ऐसे है, ओके, इसको क्योंकि ये ब्रैकेट है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/-2 और यहाँ पे 2/-2। ओके, सो ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे। ओके, ये अब डिनोमिनेटर में -2 है। ओके, ये न्यूमिनेटर में जाएगा, कैसे बन जाएगा 2 और रेज़ टू 2, क्योंकि ये माइनस में था, ऊपर जाएगा, ये क्या बन गया प्लस में एक्सपोनेंट। इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे था। ओके, इसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से और इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। सो हमारा क्या बन गया 1/5/2 मल्टीप्लाई 2/2। ओके, ये क्या बन गया हमारा 2/2 और 5/2। और इसको पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं 2/5/2। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है कि हम इसको अलग अलग है, इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, ये और इसको हम देखेंगे, ये क्या है सेम यही तो है। क्या चेंज आ गया, यहाँ पे a ऊपर था, यहाँ 5 ऊपर था, यहाँ 5 नीचे, यहाँ पे a नीचे, यहाँ पे b नीचे था, यहाँ पे ये ऊपर आ गया, और ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप उसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास है 3/2 रेज़ टू -4। ओके, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं 2/3 और रेज़ टू 4। ये जो भी मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, ये आपको करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके, जस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि हमने ये किया कैसे। जो ये 3 था वो डिवाइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर, और जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो माइनस है एक्सपोनेंट वो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं। ओके, विच इज ग्रेटर बिटवीन 5/1014 एंड 9/676। तो इसमें हम कैसे क्या स्टेप्स लेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 1014 के और 676 के। ओके, सो 1014 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, हम 2 से यहाँ पे फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे 2। ओके, ये 507, फिर ये यहाँ पे 2 से होगा नहीं, फिर हम 3 से देखते हैं। ओके, 3 से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 6 और फिर यहाँ पे 9। अब ये डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 13 पे, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 2
3 और फिर यहाँ पे 3 और 8, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 6 9, ओके, फिर 13 और 13 वही से। यहाँ पे हमें HCF निकालना है इन दोनों का। HCF कैसे निकलता है, यहाँ पे 676 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1014, फैक्टर्स लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ओके, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 13 और फिर यहाँ पे 13, ओके, ये कॉमन है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या कॉमन है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 169, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका, ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। सो अब हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 3 8 क्या है ये HCF। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि वो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो सकते हैं इन दोनों के बीच में। 338 में अगर हम 338 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है 676, और 338 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1014। अब ये कैसे पता चला, ये यहाँ से पता चला, ये वाली सेम है वही, ये 338, इस पे अगर एक सिर्फ 2 ही अलग रह गया, ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 5 रेज़ टू 1014 को हम लिख सकते हैं 5 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 338, ओके। ऐसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 9 वाले को, 9 वाले को हम लिख सकते हैं 9 और फिर उसके बाद रेज़ टू 2 और फिर 338, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेज़ टू सेम है, ओके। और ये हमने लिख कैसे दिया, हमने यही लिखा ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर क्या हो A रेज़ टू यहाँ पे m और यहाँ पे n, सो ये क्या बन जाता है am मल्टीप्लाई n। अब हमारे पास ये हमें पता है m मल्टीप्लाई n, ये हमें पता है, इसको हमने ऐसे वे में लिख दिया, ये हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया, ओके। अब ये लिखा क्यों है ये आपको अब समझ आएगा। हमने यहाँ पे इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, ओके, और उसके रेज़ टू ये क्या हो गया हमारा 338, और यहाँ पे 9 रेज़ टू 2, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और वो भी रेज़ टू क्या है 338। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है सेम दोनों में, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ये वाली बड़ी होगी पूरी टर्म वो बड़ी होगी, 81 स्मॉल है, इसकी पावर 338 है, और 125 ग्रेटर है 81 से और इसकी पावर भी 338 है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है हमारा बड़ा है, ओके। अब ये क्यों बड़ा है कैसे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 रेज़ टू 2 कर दो और 3 रेज़ टू 2 कर दो, ओके, दोनों को मैंने स्क्वायर ले लिया, 2 वैल्यू जो है हमारी वो छोटी है और 3 हमारी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, वो भी बड़ा होगा, क्योंकि बड़े जो नंबर है उसका अगर सेम रेज़ टू करते सेम ही, ओके, जैसे स्क्वायर ही किया और स्मॉल का भी स्क्वायर करेंगे, जो बड़ा है उसी का स्क्वायर भी तो बड़ा आएगा ना, ओके। सो वही यहाँ पे है, ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसका मतलब इसकी अगर इतना हम रेज़ टू करते हैं इसको, ओके, और ये स्मॉल और इसको भी सेम उतना ही रेज़ टू करते हैं, ओके, उससे क्या हुआ हमारा जो ग्रेटर वाला नंबर है वही बड़ा होगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा, इसका मतलब ये नंबर कहाँ से आया हमारा, ये यहाँ से आया, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है इस वाले नंबर से, हमारा 5 रेज़ टू 1014 ग्रेटर है 9 रेज़ टू 676 से। क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे आपको ये
आइडिया नहीं आएगा। बट आप एक बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, उसके बाद आपके पास चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस जैसा क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आपको जस्ट फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर निकाल के हमें इस वाली लो का पता होना चाहिए। ओके, इस लो का पता है अगर हमें, हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हमें पता है, जैसे स्क्वायर है या फिर वैसे कोई भी वैल्यू ले लो, बट स्क्वायर क्योंकि इजीली समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया यहाँ पे। क्योंकि 2 स्मॉल है 3 से, इसलिए 2 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से कम ही रहेगा। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 raised to minus 2 so that the product may be equal to 2 raised to 16। ओके, सो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो हमें इससे मल्टीप्लाई करना हो और हमारा ये वैल्यू आ जाए। सो हम उस नंबर को पहले ही लेट कर लेते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x। ओके, ऐसे मैथ्स में आप आगे जब और क्वेश्चंस भी पढ़ोगे उनमें हम ऐसे ही करेंगे कि हम वैल्यूज को लेट कर लेंगे कि वो वैल्यू x है। ओके, सो उससे क्या होगा कि हम उस वैल्यू को मान लेंगे और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे लास्ट में जाके। ओके, अब वो देखते हैं कैसे। x है, x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 raised to minus 2, और वो किसके इक्वल चाहिए हमें, 216। ओके, मतलब 216 के इक्वल चाहिए। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो हम 6 raised to minus 2 से मल्टीप्लाई करवा दे। ओके, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आए वो किसके इक्वल आए, 216 के इक्वल। ओके, अब x हमने वो नंबर मान लिया, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको जस्ट हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो सोल्व कैसे करेंगे, हम जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जो आ गई वो हमने मानना है कि वो नंबर होगा। सो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे x है। ओके, मल्टीप्लाई 6 raised to minus 2। यहाँ पे हम जो लो पढ़ी है उसका यूज करेंगे। एक लो क्या थी कि जैसे अगर a माइनस एन है उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a रेज टू n। ओके, सो यहाँ पे इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 6 रेज टू माइनस 2 1 बाय 6 रेज टू 2। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, x मल्टीप्लाई 1 बाई 6 रेज टू 2। ओके, अब ये क्या है हमारा 216। ओके, ये क्या होता है, ये हमारा होता है 6 रेज टू 3। ओके, अब ये कैसे, 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 6 से। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 216। ओके, अब वो कैसे आया देख सकते हैं आप यहाँ पे, 3 6 और ये 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, 6 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, और 18 और 3 21। ओके, यही आ गया। सो इसको हम, अब ये कैसे पता चला हमें, ये क्योंकि हमें क्यूब पता है। आपको फर्स्ट 10 जो नंबर्स हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और जो हमारे क्यूब है वो याद होने चाहिए, उनके क्यूब। ओके, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए सोल्व करना क्वेश्चंस को। अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू 3। ओके, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, 6 का क्यूब होता है। ओके, और क्यूब को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 रेज टू 3। इसको ऐसे लिख दिया। अब 216 किसका क्यूब है, 6 का। तो हम अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई 6 रेज टू 2, और ये आ जाएगा हमारा 6 क्यूब। अब ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में, वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या फिर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 रेज टू 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ भी ये वाला कैंसिल। अब x इक्वल टू क्या आ गया, 6 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 6 रेज टू 2। अब यहाँ पे हम कौन से वाले लो यूज करेंगे, अगर हमारे पास a रेज टू m है मल्टीप्लाई a रेज टू n है, क्या हो जाता है, a लिखा जाता है बेस ऐसा कैसा, और m प्लस n हो जाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। डिवाइड होता है तब तब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 6, बेस वही रहेगा, 3
प्लस 2। ओके, सो ये आ गया 6 रेज टू 5। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 रेज टू 5। अगर हम 6 रेज टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रेज टू -2 से, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हमें वेरीफाई भी करना है, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे x ये है, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो 6 रेज टू 5, क्योंकि x को हमने यही माना था, क्वेश्चन ने भी यही बोला था। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 रेज टू -2 से। अब ये क्या आया, दोनों बेस सेम है, ये वाली लो यूज कर लो, 6 और 5 प्लस, अभी क्योंकि -2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 5 -2, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 6 रेज टू 3। और यही क्या है, यही है 6 का क्यूब क्या होता है 216, वही ये वैल्यू आ गई। अगर आपको जैसे यहाँ पे क्यूब नहीं करना, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 6 रेज टू 2। ओके, इसको हम 36 बोलेंगे, 36 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 216 से। यहाँ पे ये हमने सोल्व किया एक्सपोनेंट वाला और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। ओके, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे 6 रेज टू 2 को हम 36 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है 6 का। ओके, यहाँ पे 36 कर दें, और फिर यहाँ पे इसको ऐसा कैसे ही रहने दे, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाए अगले स्टेप में 36। अब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर। बट वहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरी बात, क्योंकि हम ये चैप्टर यही लॉज वाला पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। यहाँ पे ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता सॉल्व होने में, बट अगर आपको ऐसे करना आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे इसको। ओके, बट ये अलग अलग मेथड्स, आंसर आपको सेम ही आएगा। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है, अगर हमारे बेस इक्वल है और उनकी जो एक्सपोनेंट है इक्वल होंगे, बट अगर यहाँ पे ए 0 हो या फिर 1 हो या फिर -1 हो, तब ये ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ए हमारा 0 1 -1 से अलग होना चाहिए। ओके, अब ये कैसे यूज होगा वो बताता हूँ। जैसे हमारे पास है 2 रेज टू 3, एक है हमारे पास 2 रेज टू p है। ओके, और फाइंड वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालो। अब हमें अगर ये लो पता है, हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे रेज टू क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 3, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है p। ओके, सो ये p की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पे हमें यही बता रहा है कि अगर हमारे बेस सेम है, इसका मतलब जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर ए हमारा इनके अलावा है, जैसे 0 1 या -1 के अलावा है, ऐसे ही अगर मान लो कि 3 है, 3 रेज टू 4, और यहाँ पे पूछ ले 3 रेज टू, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है ये पूछ ले। ओके, सो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अभी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू 2 है। ओके, ये क्या होता है 4। अब ये 4 वैल्यू तभी आ सकती है जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगी, अगर हम क्यूब कर देंगे तब तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, इसलिए ये वही है कि ये दोनों वैल्यू तभी ये दोनों वैल्यू तभी इक्वल होगी जब एक्सपोनेंट इक्वल होंगे। ओके, ये पूरी वैल्यू तभी तो इक्वल होगी। अब 2 रेज टू 2 और 2 रेज टू 3, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल नहीं होती। अब यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तभी ये इक्वल होगी। अब ये हम 1 वाले में क्यों नहीं करते, क्योंकि 1 रेज टू 5 भी 1 होता है, और 1 रेज टू 10 भी 1 होता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि 5 इक्वल हो गया 10 के, नहीं, ये इक्वल नहीं होता। ये हमें पता है 5 और 10 अलग अलग होता है, बट अगर हम यहाँ पे 1 को मान के चले तब तो ये इक्वल हो गए, इसलिए 1 नहीं लेते। ऐसे ही सेम -1 के साथ होता है, और सेम ऐसे 0 के साथ होता है। ओके, इन सब का इसीलिए। ओके, बट इनके अलावा कोई भी नंबर है जैसे 3 4 5, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, दो वैल्यूज तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका एक्सपोनेंट भी क्या हो, इक्वल। ओके, अगर हमारा बेस इक्वल है, दोनों साइड इक्वल टू के, ओके, और हमारे जब एक्सपोनेंट होंगे तभी वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। ओके, इसमें आप इफ ए एन इक्वल टू बी एन देन ए इक्वल टू बी व्हेन एन इज ओड। ओड क्या होता है, ओड मतलब नंबर 1 3, ओके, फिर 5 7, ओके, ये सब क्या है, ओड नंबर्स होते हैं।
ओके, अगर हमारी दो वैल्यूज क्या है, इक्वल है और उनके एक्सपोनेंट भी क्या है, सेम, तब हमारे जो बेस होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। इससे पहले वाले में क्या था, अगर हमारे पास बेस सेम है, ओके, और ये दोनों जो वैल्यूज भी है वो भी इक्वल है, तब क्या होता है, तब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। उसमें ऐसे था, बट यहाँ पे क्या है, हमारे एक्सपोनेंट इक्वल है, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि बेस इक्वल होता है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हम ले ले 2, ओके, और यहाँ पे p, और रेस टू क्या हुए 3, ओके, दोनों तरफ 3। यहाँ पे ध्यान रखो एन ओड की बात चल रही है, यहाँ पे हम यहाँ पे रेस टू 2 4 ये नहीं ले सकते, इवन यहाँ नहीं लेना हमें, हमें क्या लेना है, ओड। ये 3 हो गया। अगर ऐसा है कि ये इक्वल है इसके, इसका मतलब, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो भी इक्वल है दोनों में, इसका मतलब क्या है कि p इक्वल टू 2। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 2 होगा। अगर यहाँ पे अगर 2 की जगह हम -2 ले लें तब भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि -2 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करो, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, -2 को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ओके, फिर -2। ओके, सो ये क्या आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8, और एक माइनस है एक प्लस, इसलिए माइनस। सो ये वैल्यू क्या आई, -8, बट हमें क्या चाहिए, 8। पी की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती। ओके, मतलब कि अगर +2 की जगह -2 ले ले वो भी नहीं हो सकती। ओके, सो p की वैल्यू जस्ट 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबर का क्यूब इक्वल तभी हो सकता है जब वो नंबर वही हो। ओके, मतलब कि 2 का क्यूब किसी के भी इक्वल तभी होगा ना जब वो दूसरे के में भी क्या हो, यहाँ पे 2 ही हो। मतलब कि यहाँ पे 8 है, 8 हमारे पास तभी आ सकते हैं जब हम 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर 2 से। ओके, अगर हम -2 को भी ऐसे करते हैं तब भी ये इक्वल नहीं आता, तब भी ये -8 आ जाता है। ओके, इसमें नेक्स्ट है हमारा, इफ ए एन इक्वल टू बी एन, ओके, एन नॉट इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू प्लस माइनस बी व्हेन n इज इवन। ओड के लिए हमने पहले देखा लास्ट वीडियो में, ओके, वहां पे क्या था, a इक्वल टू बी था, बट यहाँ पे जब इवन की बात चल रही है, जब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी। मतलब कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास है 2, ओके, और रेस टू क्या है, 2। 2 इवन है, इवन क्या होता है, 2 4 6 8 ये सब इवन होते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट इवन है और यहाँ पे हमारे पास है p, और ये भी क्या है, रेस टू 2। ओके, अब हमें ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है और एक्सपोनेंट भी इक्वल है, इसका मतलब p की वैल्यूज हमारे पास क्या हो सकती है, प्लस और -2। ओके, +2 भी हो सकते हैं p की वैल्यू, -2 भी हो सकते हैं। अब वो कैसे, अब ओड में तो एक ही थी, बट यहाँ पे दो होती है। अब वो क्यों होती है, देखो, यहाँ पे जब इवन है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 4। अब अगर हम -2 को भी अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तब भी 4 आ गया। ओके, सो ये वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 ही है। अब ये वाली वैल्यू 4 कब हो सकती है, जब हम p की जगह या तो हम 2 पुट कर दें या फिर -2 पुट कर दें, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आया। और n को 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी का भी एक्सपोनेंट 0 लेते हैं, जैसे मैं 5 एक्सपोनेंट 0, इसको हम क्या मानते हैं, 1। ऐसे ही अगर 10 रेस टू 0 कर दूं, ये भी 1। ओके, सो अब ये क्या हुआ, ये भी 1 के इक्वल आ गया, ये भी 1 के इक्वल आ गया। ऐसे तो फिर 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है। 5 और 10 तो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए। ओके, और ये हमें क्या बताता है, ये यही बताता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज इक्वल है, ओके, और उनके एक्सपोनेंट भी क्या है, इक्वल, इसका मतलब जो ये अंदर वाली वैल्यूज है, अगर n इवन है हमारा, इवन है, उस टाइम पे जो ये वैल्यू होगी, ये या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे, यहाँ कोई भी वैल्यूज हो सकती है, हमें जस्ट एक्सपोनेंट में इवन रखनी है वैल्यूज। ओके, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। p की वैल्यू फिर 2 हो सकती है, ओड में 2 नहीं हो सकती, ओड में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है।
ओके, इसमें हम एग्जांपल करते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है, इफ अगर ये है हमें गिवन, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने का हिंट कहाँ से मिला, अब ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है 14, ओके, यहाँ पे क्या है 7। ओके, सो अगर यहाँ पे 5 बाई क्या है 14, यहाँ है 5/7, ये और ये कैसे आ गई, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7, ये आएगा ऐसे। इसका मतलब, और 2 से हम अगर किसी एक्सपोनेंट में अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमें वहाँ पे स्क्वायर किया, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका। ओके, सो ये क्या आ जाएगा हमारा a/b 5 डिवाइड बाई 14 प्लस b/a 5 डिवाइड बाई 14। अब इस पूरे का स्क्वायर करो, इस पूरे का स्क्वायर, वो क्या होता है, आइडेंटिटी यूज होगी। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे x क्या है हमारे पास, a/b होल रेज टू 5 डिवाइड बाई 14। ओके, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b/a होल रेज टू 5/14। ओके, सो हमारा ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, a/b 5 डिवाइड बाई 14 और फिर यहाँ पे स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये पूरा x है इसलिए ऐसे, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b/a और फिर यहाँ पे 5/14 और ये स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये वाला 2, और अब इनको a/b 5/14 और b/a 5/14। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। अब यहाँ क्या है, ये a/b और 5/14। अब अगर ये हमें पता है a रेज टू m और फिर ऐसे n होता है, तब क्या हो जाता है, a m मल्टीप्लाई n। ओके, सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5/14 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से ये 7 कैंसिल कर देगा इसको, क्योंकि 2 की ये टेबल में कहाँ आते हैं, 7 पे 14, और फिर ऐसे यहाँ पे b/a और फिर ये हो जाएगा हमारा 5/14 इंटू 2, ये 2 से ये 7। ओके, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्योंकि अलग अलग मल्टीप्लाई में इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। वो कैसे, इस पूरे पे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, इसलिए हम ये क्या कर देंगे 5 डिवाइड बाई 14, और ये क्या आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई b/a। अब b से b कैंसिल क्योंकि सेम है। अब जैसे ये कैंसिल कैसे हुआ, जैसे अगर हमारे पास हो 2 मल्टीप्लाई 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, इसका मतलब क्या बचा 1, क्योंकि ये भी 1 पे ही आएगा, ये भी 1 पे, क्योंकि ये 2 की टेबल में 1 पे आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या रह गया 1/5/14, ये हमारा क्या बचा 1/5/14। और हमें पता है 1 की कोई भी एक्सपोनेंट हो, 1 का कोई भी एक्सपोनेंट हो, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 1/5 1/10 वो हमेशा 1 ही होता है, इसलिए ये कंप्लीट क्या बन गया हमारा 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है वही नंबर आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आ जाएगा 2, इसलिए ये कंप्लीट क्या हो गया हमारा, ये पूरा ये हो गया 2। ओके, और ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया जो हमें ये चाहिए था। ये अब ये क्या बन गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे a/b और फिर 5/7 प्लस b/a और यहाँ पे फिर हमारा 5/7 प्लस 2। ओके, ये ही बचा है हमारा। अब ये इक्वल किसके था, 6 के। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, हम राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करते हैं, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ओके, सो ये किसके इक्वल था, ये पूरी टर्म 36 के, इसलिए ये टर्म किसके इक्वल आ गई 36 के। क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर हमने आइडेंटिटी यूज करके किया, और इसका स्क्वायर हमें पता ही है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ओके, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको हम उस तरफ भेज देंगे। सो ये क्या आ गया a/b 5/7 प्लस b/a 5/7 और ये हो जाएगा 36 माइनस
2, जब यहाँ से वहाँ जाते हो प्लस से माइनस हो जाता है। ओके, सो ये आ गया 34। हमारा आंसर क्या आ गया 34। ओके, हमारा आंसर है 34। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्क्वेयरिंग की, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन की, जो लॉस थी उसको यूज करके हमने सोल्व किया। ओके, बट हमारा आइडिया कहाँ से आया, आइडिया हमें यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 आता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, सो ये 7 पे कैंसिल और ये सेम आ जाएगा। और ये कब हो सकता है, जब हम स्क्वायर कर दें। बट इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते कि आप जैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, नहीं, ये पूरे का, क्योंकि ये दोनों प्लस में है टर्म्स। ओके, सो ये पूरे का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर जैसे ही होगा ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ये आइडेंटिटी बनेगी, इसलिए हमें ये पूरा सोल्व करना होगा। ओके, ये सोल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ अगर ये हमें गिवन है, ओके, ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स हमारे पास यहाँ है 2x प्लस 4/4, ये रहा हमारा एक्स। ओके, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी हमारे पास ऐसे एक्सपोनेंट में कोई क्वेश्चन है, हमें ट्राई करना है जो ये वाली वैल्यूज होती है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होती है, उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 125 को देख के लगता है कि ये क्यूब है, वो भी किसका, 5 का। मैंने आपको बताया था कि 10 तक आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, सो ये आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसे है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, और 25 को, क्योंकि 5 5 5 मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है 125। ऐसे ही अगर हम 7 का क्यूब निकाले, ओके, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 9 से मल्टीप्लाई करो 363 होता है। ओके, और 7 को 4 से करेंगे 28, 28 और 6 34। ओके, यही आ गई हमारे पास वैल्यू। ओके, सेम। अब ये आपको पता कैसे चला, अब आपको मान लो क्यूब नहीं याद, फिर कैसे निकालोगे, फैक्टर्स निकाल के। 125 के फैक्टर निकालो, 5, और फिर ये 25 और ये 5। ओके, यहाँ पे 125 के फैक्टर में हमारे पास 5 कितनी बार आ रहा है, 3। ओके, सो ये क्या होगा, क्यूब। यहाँ से पता चला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 ऐसे, या फिर 5 रेज़ टू 3 ऐसे, 5 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 343 का फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो ये हम 3 पे ट्राई करते हैं, नहीं होगा। फिर हम 7 पे ट्राई करते हैं, और ये 7 पे हो जाएगा। ओके, कैसे होगा, 7 4, और फिर यहाँ पे हमारे पास 9, और फिर 7 को 7। ओके, सो यहाँ पे भी ये 7 आ रहा है हमारे पास, और इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू 3। 125 की जगह लिख देंगे 5 रेज़ टू 3, और 343 की जगह लिख देंगे 7 रेज़ टू 3। अब हम ये लिखते हैं 7/5, और ये 2x प्लस 4/4। ओके, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 3, और 343 को लिख सकते हैं 7 रेज़ टू 3। ओके, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट और -2/3। यहाँ पे 5 रेज़ टू 3 है, 7 रेज़ टू 3 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7, और फिर ये 3, और फिर ये यहाँ पे ब्रैकेट और ये -2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये ऐसा कैसा चलता रहेगा साथ में। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये कैसी फॉर्म आ गई, ये ऐसी फॉर्म आ गई m, और फिर उसके बाद n ऐसे। अब इन दोनों को m मल्टीप्लाई n कर देंगे, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 मल्टीप्लाई -2/3, अब ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया -2। सो इस पूरे का हमारे पास क्या आ गया, -2/7/5, और ये आ जाएगा 2x प्लस 4/4, और ये आ जाएगा 5/7, और ये -2। अब क्योंकि ये -2 है यहाँ पे, और हमने पढ़ा था कि a/b -n हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, b/a n। ओके, सो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे 7/5, और फिर ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, 7/5 और 2x प्लस 4/4, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 7/5 रेज़ टू
हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसे हो a रेस टू m इक्वल टू a रेस टू n, अगर हमारे पास ऐसे हो तब क्या हो जाता है m इक्वल टू n। अब यहाँ पे a जो है हमारा ना 0 के इक्वल, ना 1 के इक्वल, ना ये -1 के इक्वल। ओके, सो इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 4/4 इक्वल टू किसके है, 2 के। अब ये 4 यहाँ क्योंकि डिवाइड में वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो ये क्या होगा 2x प्लस 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। अब ये प्लस 4 यहाँ है, हमें तो x निकालना है, इसलिए हम इसके आसपास जो भी होगा उस सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे। ओके, सो ये प्लस में 4 है, वहाँ जाके माइनस। ओके, 2x इक्वल टू 8 माइनस 4, वो क्या होएगा 4। और यहाँ ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड में। ओके, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब ये हमने कैसे किया, सबसे पहले आपको अगर क्यूब्स याद है तब आप डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकते हो क्यूब की फॉर्म में, बट अगर नहीं है फिर आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। ओके, फिर उसके बाद हम इनको ऐसे लिख देंगे, फिर हम लो यूज करेंगे इनको ऐसे लिखने के लिए, फिर हम ये वाली लो यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम इस वाली लो को यूज करेंगे, और फिर हम इनको इक्वल पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो इस एक ही क्वेश्चन में कितने सारे लॉज यूज हो गई है। ऐसे आपको जितने भी लॉज है वो याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। पहले सबको समझो और फिर उसके बाद उनको याद करो, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में उनको यूज करना पड़ सकता है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में ही हमने 2-3 लोग उनको यूज कर लिया। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, अब जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 49000। ओके, फिर उसके बाद 000 ऐसे। ओके, सो ये वाला नंबर हमें पढ़ने में टाइम लगेगा। ओके, ये नंबर क्या है एग्जैक्टली हमें देखने में टाइम लगेगा, और इसीलिए हमें अगर ऐसे ऐसे कई सारे नंबर्स को स्टडी करना है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे 4 9 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जैसे 90 है इसलिए 10⁻⁹ इनको ऐसे लिखा जाता है। अब आप देख सकते हो कि इसको पढ़ना आसान है या फिर इसको। ओके, और ऐसे ऐसे अगर हमें कंपैरिजन करना हो नंबर्स के बीच, सो हम ऐसे इजीली कर सकते हैं कंपैरिजन। ओके, अगर हम किसी नंबर को प्रोडक्ट में लिख दे, डेसिमल नंबर और पावर ऑफ 10 के प्रोडक्ट में अगर किसी नंबर को हम लिखते हैं, वो उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। एग्जांपल है 284932, ये एक हमारे पास नंबर है। इसको अगर मैं ऐसे शो कर दूं 2.84932 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल 5 के आगे लिया है इसलिए 10⁻⁵। अगर इसको मैं ऐसे शो कर दूं, इसको क्या बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज होगी वहाँ पे, या फिर मेनली फिजिक्स में, वहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स ही यूज करने होते हैं। ओके, क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब ऐसे लिखने की बजाय हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, बाय एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड अ पावर ऑफ 10। एक्सप्रेस कैसे करना है हमें, जो पावर ऑफ 10 है उसका और उस नंबर का प्रोडक्ट में। ओके, अब देखते हैं कैसे। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट है 27 फिर 0 0 0 0 0। ओके, ऐसे। अब यहाँ पे जीरो कितनी है 3 3 6। ओके, 6 जीरो है इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ओके, ये जितनी भी जीरो होती है उतने यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे रेस टू एक्सपोनेंट उतना ही हो जाता है। यहाँ 6 जीरो थी इसलिए हमने 6 लिख दिया है यहाँ पे। ओके, इसको शॉर्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। ऐसे हम बी करते हैं 3000। ओके, ये नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पे जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जीरो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। जितनी जीरो होगी वही हमारा जो पावर में हम लिखते हैं इसको, जैसे ये 10⁻²। ओके, सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा 10।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, सी 0.00000043। अब ये क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, 43 और कितने डिजिट है यहाँ पे डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गई। यहाँ पे हम 10⁹ लिख सकते हैं इसको, और ये 43 ऐसा का ऐसा। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास जैसे a⁻n होता है, ओके, सो 1/an लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमारे पास 1/a-n है, उसको हम जब न्यूमरेटर में लिखते हैं तब कैसे लिख सकते हैं, a⁻n। ओके, सो अब ये यहाँ पे क्या है, 10⁹ ये पॉजिटिव ही है 9। सो अगर यहाँ पे ऐसे ही रहता है, अगर हम यहाँ पॉजिटिव भी है तब भी ये जब नोमिनेटर में जाएगा ये नेगेटिव हो जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे होता है। ओके, अगर यहाँ पे an है और इसको अगर हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना है, यहाँ पे -n हो जाता है। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 43 अभी डिवाइड में ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, सो ये क्या आ गया, 10⁻⁹ ये हमारा शॉर्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ओके, ऐसे गिवन था और हमने ऐसे लिख दिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर हम किसी नंबर को प्रोडक्ट में लिख दें, किसके, डेसिमल के और पावर ऑफ 10 के, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए है 7584300। अब हम इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है। ओके, और फिर 5843। अब यहाँ ये जीरो है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और कितने डिजिट डेसिमल के बाद हमने ये कितनी डिजिट ली, 1 2 3 4 5 6। ओके, 10⁻⁶। अब ये जीरो क्यों नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि जब हम इसको, अब फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 75843। ओके, अब इसको हम कैसे, नॉर्मली हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। ओके, सो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। ओके, और ये यहाँ पे ऑलरेडी 6 जीरो है हमारे पास। ओके, अब 4 जीरो कैंसिल, मतलब 40 कैंसिल हो जाएगी। मतलब कि ये यही होता है ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 100 है, उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। क्या होता है, ये एक जीरो से एक जीरो हम ऐसे बोल देते हैं, बट उसका मतलब क्या होता है कि 10 की टेबल में 100 कितने पे आता है, 10 पे। सो हम ऐसे इसको पूरे को कैंसिल करते हैं 10 से, बट हम वैसे ऐसे लिख देते हैं कि ये जीरो से ये जीरो ऐसे कैंसिल होगी। ओके, सो ये 100, अब इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 7584300। वही आ गया सेम। ओके, इसलिए यहाँ पे जीरो, अगर यहाँ पे जीरो दो और लिख देते हम, तब फिर ये वैल्यू सेम नहीं आती, फिर हमारी अलग वैल्यू आती। ओके, बट हमें तो ये सेम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं लगाते। ओके, आपको इसका ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जीरो हो हमारे पास, उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम इन जीरोस को नहीं लिखेंगे। जितने डेसिमल के बाद हमारे टोटल नंबर होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोनेंट में, बट यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे। ओके, हम एग्जांपल ए कर चुके हैं इसका ए पार्ट, अब हम बी पार्ट करते हैं। 493.8721। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल में है, बट हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करें, नॉर्मल लिख लेते हैं, 4938721। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितने जीरो थे, 4। ओके, ये हमने लिख लिया। ओके, अब इसको हम नॉर्मली कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो लिख लेते हैं। 4.938721 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6, 10⁻⁶ हो गया। और यहाँ पे ये कितना है, 1 2 3 4, 10⁻⁴। ओके, अब ये दोनों डिवाइड में, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 जैसे हमारा होता है यहाँ पे a⁻m a⁻n। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाता है, a⁻m-n। सो ये भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ - 4, क्या आ जाएगा, 10⁻²। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे,
4.9 मल्टीप्लाई 10⁻²। ओके, सो इसको हमने ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसको पहले हमने डिवाइड में इसीलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो हमें। ओके, हमने जस्ट इसको जो नॉर्मली हमें ये नंबर मिला हुआ था वैसे लिख दिया। ओके, जो डेसिमल वाला पार्ट था उसको हमने अलग से लिख दिया। डेसिमल का यही था कि डेसिमल को नॉर्मल वे में फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये जितने भी डेसिमल के बाद ये नंबर्स होंगे उतने जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी डिजिट्स होते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो लग जाएगी। ओके, और फिर हमने इसको जस्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे और फिर उसके बाद ये जितने भी नंबर्स है उसको 10⁻, वही लिख देंगे। जैसे यहाँ 6 डिजिट थी, हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये वाली लो यूज कर लेंगे और यहाँ पे फिर हमने 10⁻² लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया है। और इसमें अब हम एग्जाम्पल का सी पार्ट करते हैं। ए और बी हम कर चुके हैं। ओके, सी क्या है हमारे पास, 5.876। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कैसे लिखना होता है, डेसिमल और 10⁻² समथिंग। ओके, मतलब 10 की पावर में लिखना होता है उन दोनों के प्रोडक्ट में। हम पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेते हैं, 5.876 और यहाँ पे कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद हमारे पास 3, सो यहाँ पे 1000। ओके, अब अगर हमें जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया वैसे ही सेम कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको 5 पॉइंट जो हम डेसिमल के बाद लिखते हैं 876। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। और यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखे हैं इसलिए 10⁻3। अब ये भी 10⁻3, ये भी 10⁻3, बट इसको हमें क्या करना है, 10⁻² में दिखाना है यहाँ पे। सो इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, सो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे a⁻m और a⁻n होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, a⁻m-n। ओके, अब ये सेम है यहाँ पे, सो हम इसको कैसे लिख देंगे, 3-3, इसको क्या लिख देंगे, 3⁻0। ओके, सो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, 5.876 मल्टीप्लाई 10⁻0। ये जैसा था वैसा ही आ गया, ये 5.876 जस्ट 10⁻0 अलग से हमने लिख दिया। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। इसको कैसे, ये हमारे पास था ही, 10⁻0 क्या होता है, 1। और किसी भी नंबर के साथ, जैसे 2 है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लो वही आता है। ओके, इसलिए हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख सकते थे यहाँ पे, जैसे ऐसे 5.876 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर हम किसी भी नंबर का यहाँ पे पावर 0 करते हैं वो हमेशा 1 ही होता है। ओके, सो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते थे, मतलब 10⁻0 क्या होता है, 1। ओके, अब यहाँ पे 10 ही क्यों है, क्योंकि हमें 10 की पावर में ही दिखाना होता है इसलिए। ओके, सो अब इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं इससे, 5.876 मल्टीप्लाई 10⁻0, वही हमारा ये आंसर आया यहाँ पे। मतलब इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करना है। ओके, ए बी सी पार्ट हम कर चुके हैं, डी पार्ट करते हैं। ओके, 0.000079। ओके, ये हमारा डी पार्ट है। ओके, अब इसमें हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मिलकर बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वही है। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जितनी यहाँ पे जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। जैसे देखो 2 है। ओके, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैसे लिख दिया, 2⁻3। ऐसे ये कैसे आए, ये ऐसे तो है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 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 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये कितना होगा, 3 3, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये 7 हो गए। इसको अब इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻7, इसलिए ये हमने इसको ऐसे लिखा। इसको हमने कैसे लिख दिया, 79, और यहाँ पे 10⁻7। अब क्योंकि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए 79 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.9।
ओके, और 10�7 हमारा है ही। अब क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है, एक डिजिट, इसलिए 10⁻1। अब हम वही जो हमारी लॉ थे वो यूज करते हैं यहाँ पे a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, ये किसके इक्वल होता है, a⁻m-n। इसको हम अलग अलग की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 7.9 इंटू 10⁻1 और यहाँ पे 10⁻7। इसको यहाँ लिख लो या इसके नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हमने ये ऐसे लिख दिया। अब ये क्या आ गया, ये ऐसे ही आ गया। ओके, सो हम इसको करेंगे 10⁻1-7। ओके, अब ग्रेटर कौन सा है 7 और 1 में से, 7 और 7 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस रहेगा, माइनस, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 6, 10⁻6। इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 10⁻6। अब हमारा क्या आ गया आंसर, 7.9 इंटू 10⁻6। ओके, ये हमारा आंसर आ गया इसका। हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 5 करवाऊंगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।